स्वागत है इस नए डीप डाइव में। आज का जो मुद्दा है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो थोड़ा सा बेचैन करने वाला भी है। हम्म। मतलब आज हम क्रिटिकल थिंकिंग के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और हमारा मेन मिशन ये समझना है कि क्या इंसान वाकई अपनी मर्जी से सोच रहा है या फिर हमारे दिमाग की वायरिंग भी किसी रोबोट की तरह कर दी गई है और हम बस एक प्री प्रोग्राम्ड कोड पर चल रहे हैं। ये एक बहुत क्योंकि हम सब खुद को बहुत लॉजिकल मानते हैं, राइट? पर आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिक सीमाओं से, जिन्हें हम बायसेस कहते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे सड़क पर जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग अपनी गाड़ियां धीमी करके क्यों देखने लगते हैं? हाँ, भले वो मामला उनके किसी काम का ना हो, वहां कोई मजा नहीं आ रहा, पर फिर भी एक अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो एक्सीडेंट वाली बात है ना, ये इस पूरी चर्चा को शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है। अगर हम इस बिहेवियर की साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जड़ों में जाएं, तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे पूर्वजों की झुंड में रहने की आदत से है। जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। एग्जैक्टली जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग आज भी ना उसी आदि मानव वाले हार्डवेयर पर चल रहा है। अच्छा। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था तो हर दिन जान का खतरा होता था। ऐसे में दिमाग ने एक शॉर्टकट बनाया कि अगर बाकी सब भाग रहे हैं तो तुम भी भागो। राइट। मान लीजिए सामने कोई जानवर है और किसी को नहीं पता कि वो खतरनाक है या नहीं, लेकिन झुंड के बाकी लोग भाग रहे हैं, तो वहां रुककर लॉजिक लगाने वाले इंसान को तो शायद शेर खा जाएगा। राइट, सही बात है, उसके पास टाइम ही नहीं सोचने का। बिल्कुल। पर जो बिना सोचे झुंड की नकल करेगा वो बच जाएगा। मतलब ये जो भीड़ को देखकर रुकने की आदत है, ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, देखिए हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहते हैं। वो खतरे और इमोशंस को प्रोसेस करता है और ये हमारे सोचने समझने वाले हिस्से से बहुत तेज काम करता है। कमाल की बात यह है कि बचने की वो इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर वैसे ही काम कर रही है। जब हम देखते हैं कि सड़क पर बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हैं, तो हमारा दिमाग उसी पुराने सिग्नल को फॉलो करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, दिमाग को लगता है कि शायद यहाँ कोई जरूरी जानकारी है या कोई खतरा है जो मेरे जिंदा रहने के लिए जानना जरूरी है, और हम अनजाने में ही उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वाह, मुझे तो हमेशा लगता था कि लोग बस फजूल में टाइम पास करने के लिए रुकते हैं। पर खैर, ये तो हुई भीड़ की बात। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब भी तो हम काफी ऐसी अजीब चीजें करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। बिल्कुल। जैसे ट्रैफिक जैम का एग्जाम्पल ले लीजिए। लोग जैम में फंसने पर जोर जोर से हॉर्न क्यों बजाते हैं? क्या हॉर्न बजाने से सामने खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ जाएंगी? नहीं उड़ेंगी। या फिर कोई भारी सामान उठाते वक्त लोग जोर से चिल्लाते क्यों हैं? वैसे मैं यहां थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा। क्या चिल्लाने से बॉडी में एकदम से एड्रेनलिन रिलीज नहीं होता, जिससे ताकत बढ़ जाती है? देखिए, बॉडी में एनर्जी का लेवल थोड़ा बदल सकता है, पर इसका जो मेन रीजन है ना, वो कुछ और ही है। असल में इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता और बेबसी से ना नफरत करता है। हम हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हकीकत में जिंदगी की बहुत ही कम चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। सही बात है। तो हॉर्न बजाना या भारी वजन उठाते हुए जोर से चिल्लाना, ये उसी नियंत्रण के भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का एक हिस्सा है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी ये सिर्फ एक छलावा है। एकदम छलावा है। जब हम ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग उस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है। तो हॉर्न बजाने से दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिलती है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ। राइट, मैं ड्राइवर सीट पर हूँ। हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल बैंडेड की तरह है जो हमारी बेबसी को कुछ पल के लिए छुपा देती है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमें लगे कि हम सिचुएशन को ड्राइव कर रहे हैं, भले ही उस एक्शन का फाइनल रिजल्ट पर जीरो असर हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि हमारा दिमाग खुद ही हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हम परेशान ना हो, और शायद यही इल्यूजन हमें अपने बारे में भी बहुत गलत फहमियां देता है। मैंने अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की एक बहुत ही मजेदार स्टडी पढ़ी थी। उस स्टडी के फिगर्स सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। अच्छा, उसमें क्या था? वहां के टीचर्स पर एक सर्वे हुआ और उनमें से 68% टीचर्स को लगता था कि उनकी पढ़ाने की जो काबिलियत है वो टॉप 25% में आती है। अरे वाह! और ड्राइवर्स का आंकड़ा तो और भी मजेदार था। 93% लोगों को लगता था कि वो एवरेज से अच्छे ड्राइवर हैं। वेट। हाँ, अब अगर हम बेसिक मैथ भी लगाएं तो 50% लोग एवरेज के ऊपर हो सकते हैं
और 50% नीचे। 93% लोगों का एवरेज से बेहतर होना तो मैथ के हिसाब से पूरी तरह इम्पॉसिबल है। तो मतलब क्या लोग जानबूझकर झूठ बोल रहे थे वहां? नहीं, वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, वो सच में ऐसा ही मानते थे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान का दिमाग हकीकत को अपने ईगो के हिसाब से मोड़ लेता है। ईगो के हिसाब से? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, जिसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। हमारा दिमाग हमारी सेल्फ इमेज को टूटने से बचाने के लिए 24 घंटे काम करता है। इसे आप ऐसे देखिए, जब कोई इंसान किसी काम में कामयाब होता है तो उसका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है कि ये उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी शानदार काबिलियत का नतीजा है। राइट। लेकिन अगर वही इंसान फेल हो जाए तो क्या वो अपनी कमी मानता है? बिल्कुल नहीं। फिर तो मौसम खराब था, या बॉस बेकार था, या फिर किस्मत ही खराब थी। एकदम सही। सारा इल्जाम हालात या दूसरों पर डाल दिया जाता है। दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि वो हमें डिप्रेशन या निराशा से बचा सके। अच्छा, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ आम लोगों में नहीं होता, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स में भी होता है। एक बहुत ही मशहूर रिसर्च है जिसमें 284 एक्सपर्ट्स की गई प्रिडिक्शंस को 10 साल तक परखा गया। 10 साल? हाँ, और ये वो लोग थे जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाते थे। लेकिन 10 साल बाद जब रिजल्ट्स देखे गए तो पता चला कि उनकी प्रिडिक्शंस एक नॉर्मल कंप्यूटर एल्गोरिथम से बस थोड़ी ही बेहतर थीं। वेट, तो क्या आप कह रही हैं कि इंसानी अनुभव और नॉलेज की कोई वैल्यू ही नहीं है? नहीं, नॉलेज की वैल्यू जरूर है, लेकिन जब बात बहुत सारे वेरिएबल्स वाले किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की आती है ना, तो हमारा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता। वो अपने अनुभव के बेसिस पर कुछ चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और बाकी को इग्नोर कर देता है, जिससे अल्टीमेटली प्रिडिक्शन गलत हो जाती हैं। इससे यह साबित होता है कि हम अपनी एबिलिटीज को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है। तो एक तरह से हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए एक सेफ बबल में जी रहे हैं, जहां हम हमेशा सही होते हैं। और अगर हम इस बबल की बात करें तो ये सिर्फ हमारी काबिलियत तक लिमिटेड नहीं है, राइट? हाँ, ये हमारी बिलीव्स और विचारों में भी बहुत गहराई तक घुसा हुआ है। मतलब लोग अक्सर सिर्फ वही न्यूज चैनल क्यों देखते हैं जो उनके पॉलिटिकल व्यूज को सही ठहराते हैं? सही सवाल है। अगर कोई किसी खास पार्टी का सपोर्टर है तो वो उन लोगों से बहस क्यों नहीं करना चाहता जो अलग सोचते हैं? और तो और, लोग एस्ट्रोलॉजी या कुंडली पर इतना आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर लेते हैं? उसमें तो इतनी आम बातें लिखी होती हैं कि जैसे आज आपको कुछ नई चुनौतियां मिलेंगी, या आपका कोई अपना आपको धोखा दे सकता है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना? इसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, और इसका मेन रीजन है हमारी एनर्जी बचाना। एनर्जी बचाना? हाँ, देखिए, हमारा दिमाग बॉडी का लगभग 20% ग्लूकोज और एनर्जी यूज करता है। हर नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अपनी पुरानी सोच को बदलना और नई मेंटल वायरिंग बनाना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो दिमाग शॉर्टकट लेता है। अच्छा। वो अनजाने में ही एक फिल्टर लगा देता है। जो जानकारी हमारी पुरानी सोच से मैच करती है, दिमाग उसे आसानी से अंदर आने देता है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन जो जानकारी हमारी सोच को चैलेंज करती है, दिमाग उसे या तो रिजेक्ट कर देता है या हम उसे जानबूझकर अनसुना कर देते हैं। मतलब हम सच की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने विचारों के लिए गवाह ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कुंडली के केस में भी वही होता है, जिसे बार्नम इफेक्ट भी कहते हैं। जब कुंडली में कोई नॉर्मल सी बात लिखी होती है और वो सच हो जाती है, तो दिमाग सिर्फ उसी एक बात को पकड़ लेता है और उसे ही अपने विश्वास की नींव बना लेता है। लेकिन अगर उसी कुंडली में लिखी 10 बातें गलत साबित हो जाएं, तो हमारा कन्फर्मेशन बायस उन 10 बातों को चुपचाप डिलीट कर देता है। हमें वो याद ही नहीं रहती। ये तो बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है न्यूज़पेपर वाले या मीडिया हाउसेस इंसान की इस वीकनेस को शायद हमसे बेहतर समझते हैं। वो तो है। अगर किसी को हर रोज सिर्फ 30 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए कहा जाए जिससे उसे कुछ नया सीखने को मिले, तो लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर पेपर में किसी मर्डर की या कोई बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ आ जाए तो लोग उसे एक सांस में पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम अंदर से ही नेगेटिव खबरें पढ़ना पसंद करते हैं? ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और कहानी सुनने की हमारी पुरानी आदत का नतीजा है। मीडिया को पता है कि इंसानी दिमाग फैक्ट्स या डेटा को याद रखने के लिए नहीं बना है, वो कहानियां और इमोशंस को याद रखता है। राइट। कोई भी ये नहीं पढ़ना चाहता कि सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो बोरिंग और दिमागी मेहनत वाला काम है।
लोगों को ड्रामा चाहिए, और इस वजह से हमारे डिसीजंस भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। हम उन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं जिन्हें आसानी से याद किया जा सके, जो अवेलेबल है। क्या इसका कोई सॉलिड एग्जाम्पल है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, डॉक्टर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। हम मानकर चलते हैं कि डॉक्टर एकदम लॉजिकल होते हैं, राइट? हाँ। साइंस पढ़ी है उन्होंने, लेकिन कई बार कुछ डेंजरस और रेयर बीमारियों के सिम्टम्स बिल्कुल आम वायरल फीवर जैसे होते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने हाल ही में किसी रेयर बीमारी के बारे में कोई मेडिकल जर्नल पढ़ा है या वैसा कोई केस देखा है, तो वो बीमारी उसके दिमाग में बहुत अवेलेबल या ताज़ा होती है। अच्छा, तो जब वो किसी नॉर्मल फीवर वाले पेशेंट को देखता है तो उसका दिमाग सीधे उस रेयर बीमारी की तरफ दौड़ता है। इसीलिए मेडिकल पढ़ाई में डॉक्टर्स को स्पेशली सिखाया जाता है कि सिम्टम्स कुछ भी हों, सबसे पहले आम बीमारियों का ही टेस्ट किया जाए। वाओ, ये तो सच में डराने वाला है। जो लोग हमारी जान बचाते हैं उन्हें भी अपने ही दिमाग के इन शॉर्टकट्स और बायसेस से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अभी तक हमने बात की कि हम कैसे अपनी सोच को सही ठहराते हैं, लेकिन जब बात चीज़ों की कीमत, वैल्यू या किसी की औकात तय करने की आती है, तब हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मैंने एक पानी की बाल्टी वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर एक हाथ बहुत ठंडे बर्फ वाले पानी में डाला जाए और दूसरा हाथ काफी गर्म पानी में, और फिर दोनों हाथों को एक साथ बीच वाले गुनगुने पानी में डाला जाए, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट। तो जो हाथ पहले ठंडे पानी में था उसे वो गुनगुना पानी बहुत गर्म लगता है, और जो हाथ गर्म पानी में था उसे वही गुनगुना पानी ठंडा लगता है। पानी तो एक ही है ना, फिर एक्सपीरियंस अलग अलग क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के पास किसी भी चीज की कीमत या उसका लेवल नापने का कोई एब्सोल्यूट या फिक्स्ड पैमाना नहीं है। ये तुलना यानी रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है। रिलेटिविटी? हाँ, हमारा दिमाग हर चीज को उसके आसपास मौजूद दूसरी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में तौलता है। जैसे वो कहावत है ना, अंधों में काना राजा। उस एक्सपेरिमेंट में पानी का टेम्परेचर नहीं बदला, लेकिन आपके हाथों का जो पिछला अनुभव था उसने कंपैरिजन के लिए एक नया बेसलाइन तैयार कर दिया। और मुझे पक्का यकीन है कि मार्केटिंग और सेल्स वाले इस रिलेटिविटी के प्रिंसिपल का जमकर फायदा उठाते हैं। दुकानों पर अक्सर लिखा होता है लिमिटेड टाइम ऑफर, और लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। सही कहा। या फिर मेन्यू कार्ड में एक डिश इतनी महंगी रख दी जाती है कि बाकी सारी डिशेस अचानक से सस्ती लगने लगती हैं। पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं सेल में कोई चीज सस्ते में खरीद रहा हूं तो इसमें बायस कहाँ है? मैं तो बस अपने पैसे बचा रहा हूं ना। यही तो खेल है। वो जो आपने लिमिटेड टाइम वाली बात कही, वो स्केर्सिटी यानी कमी का प्रिंसिपल है। साइकोलॉजिकली इंसानों को किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा उस चीज को खोने का डर सताता है, जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। एग्जैक्टली, लॉस अवर्जन। जब कोई कहता है कि ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो वो आपके अंदर की उस लॉजिकल सोच को बाईपास कर देता है जो पूछती है कि भाई क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है। हमारा दिमाग सोचता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा। और रही बात महंगे सामान की, तो दिमाग का एक और शॉर्टकट है। अगर कोई चीज महंगी है तो वो पक्का अच्छी होगी। हम कीमत की तुलना करके क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। और ये कंपैरिजन और शॉर्टकट सिर्फ सामान तक तो लिमिटेड नहीं है, हम इंसानों को भी तो ऐसा ही तौलते हैं। अगर आप मूवीज में देखें तो हीरो हमेशा बहुत खूबसूरत, लंबा और स्मार्ट दिखाया जाता है, और विलन के चेहरे पर कोई दाग होगा या वो बदसूरत होगा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अच्छे दिखने वाले लोग ही समझदार होते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा ही मानता है। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। ये भी एक कॉग्निटिव शॉर्टकट है। जब हमें किसी इंसान की एक अच्छी खूबी दिखती है, जैसे कि वो बहुत गुड लुकिंग है, तो हमारा दिमाग एक हेलो यानी एक प्रभामंडल बना लेता है। अच्छा। और ये मान लेता है कि अगर ये दिखने में अच्छा है तो ये पक्का समझदार भी होगा, ईमानदार भी होगा और काम में भी अच्छा होगा। मतलब हम सिर्फ एक बाहरी कवर देखकर पूरी पर्सनैलिटी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन क्या इसके कोई सॉलिड प्रूफ्स हैं या ये सिर्फ एक थ्योरी है? इसके बहुत गहरे प्रूफ हैं। रिसर्च बताती है कि कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद ज्यादा खूबसूरत या अट्रैक्टिव दिखने वाले लोगों को जॉब जल्दी मिल जाती है। वाओ। यहाँ तक कि कोर्ट में भी कई स्टडीज में देखा गया है कि अच्छे दिखने वाले क्रिमिनल्स को कम सजा मिलती है। ये माइंडसेट हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसा हुआ है। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो पुराने जमाने का रेसिज्म, जहाँ एक खास रंग रूप वाले लोग खुद को दूसरों से बेहतर मानते थे,
वो भी इसी बिना सर पैर के कॉग्निटिव बायस का ही एक खतरनाक रूप था। बाप रे। और जो लोग हमसे कुछ काम नहीं करवाना चाहते हैं वो इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है कि अच्छे सेल्समैन हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते हैं, और तो और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी भी करने लगते हैं। अगर आप आराम से बैठे हैं तो वो भी आराम से बैठेंगे, अगर आप धीरे बोल रहे हैं तो वो भी अपनी आवाज धीमी कर लेंगे। हाँ, इसे मिररिंग कहते हैं। एवोल्यूशन के नजरिए से हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या हमारे जैसी हरकतें करते हैं। जब कोई हमारी तरह बोलने की कोशिश करता है या हमारे जैसे भाव बनाता है तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। दिमाग को लगता है कि ये इंसान मेरे कबीले का है, ये मेरे जैसा है, और फिर हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही हमें लगता है कि वो हमारे जैसा है, हमारा लॉजिकल गार्ड नीचे आ जाता है। हम अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और इसी चक्कर में कई बार वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। अब तक की इस बातचीत से तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग बैकग्राउंड में इतने सारे कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और शॉर्टकट्स लगा रहा है कि हम सच में मल्टीटास्किंग के असली उस्ताद हैं। मैं भी अक्सर सोचता हूं कि मैं तो एक साथ पॉडकास्ट भी सुन सकता हूं, ईमेल भी टाइप कर सकता हूं और कॉफी भी पी सकता हूं। लेकिन क्या ये सच है? हार्वर्ड की एक बहुत ही फेमस स्टडी है जो इस पूरी गलतफहमी को चकनाचूर कर देती है। हाँ, वो इनविजिबल गोरिल्ला वाली स्टडी, राइट? बिल्कुल। उस स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाया गया। वीडियो में सफेद टी शर्ट पहने कुछ लोग एक दूसरे को बास्केटबॉल पास कर रहे थे। अच्छा। स्टूडेंट्स को बस एक सिंपल सा काम दिया गया था, उन पासेस की गिनती करना। वो गिनती करने में इतने ज्यादा मगन हो गए कि उनके सामने से गोरिल्ला की ड्रेस पहना हुआ इंसान छाती पीटता हुआ गुजर गया और ऑलमोस्ट आधे लोगों को पता ही नहीं चला कि वहां कोई गोरिल्ला था। सही बात है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान के सामने से गोरिल्ला निकल जाए और उसे दिखे ही ना? ये एक्सपेरिमेंट दरअसल ये साबित करता है कि इंसान का दिमाग एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह होता है, वो एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो जो हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, वो इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। ओह, टास्क स्विचिंग। हाँ, जब स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान और कॉग्निटिव एनर्जी बास्केटबॉल की गिनती पर लगी थी तो उनके दिमाग ने बाकी सारी डिटेल्स को, यहां तक कि एक गोरिल्ला को भी पूरी तरह से अंधा कर दिया। इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो मतलब जब मैं ड्राइविंग करते हुए फोन पर बात कर रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग असल में सड़क को नहीं देख रहा होता। बिल्कुल नहीं देख रहा होता। अब बस दोनों कामों के बीच झूल रहे होते हैं, जो कि सच में बहुत खतरनाक है। ये तो फोकस की बात हुई, लेकिन डिसीजन लेने में भी हम बहुत गड़बड़ करते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि किसी भी चीज के लिए जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना अच्छा है, ज्यादा आजादी, बेहतर फैसले। पर ऐसा होता नहीं है। वही तो। एक सुपरमार्केट में एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक स्टॉल पर सिर्फ 6 तरह के जैम रखे गए। लोग आए, उन्होंने टेस्ट किया और काफी लोगों ने जैम खरीदा। लेकिन अगले दिन वहां 24 तरह के अलग अलग जैम रख दिए गए। ऑप्शंस की भरमार कर दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? लोग आए, बहुत सारा जैम चख लिया, लेकिन बिना कुछ खरीदे ही चले गए। सेल एकदम गिर गई। ऐसा क्यों? ज्यादा ऑप्शंस तो अच्छे होने चाहिए ना। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस और डिसीजन फटीग कहते हैं। देखिए, जब हमारे सामने 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग आसानी से कंपैरिजन कर लेता है, लेकिन जब 24 ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो दिमाग इतनी सारी तुलनाओं का बोझ नहीं उठा पाता। उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। एकदम, उसे कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। साथ ही हमें ये डर सताने लगता है कि अगर मैंने स्ट्रॉबेरी चुना तो शायद ब्लूबेरी ज्यादा अच्छा होता। इस डर और उलझन में दिमाग पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और कोई फैसला ही नहीं ले पाता। मतलब ज्यादा सोचने से हम थक जाते हैं। बहुत बुरी तरह थकते हैं। फैसले लेना दिमाग के लिए वजन उठाने जैसा है। उसी ठंडे पानी वाले एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाते हैं। 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को पहले बहुत सारे छोटे छोटे फैसले लेने का काम दिया गया, जैसे कौन सा पेन चाहिए, कौन सी शर्ट अच्छी है। अच्छा। दूसरे ग्रुप को ऐसा कोई काम नहीं दिया गया। इसके बाद जब दोनों ग्रुप्स को अपना हाथ ठंडे बर्फीले पानी में डालने को कहा गया तो पता चला कि जिस ग्रुप ने पहले डिसीजन लेने का काम किया था वो बहुत जल्दी पानी से हाथ निकाल बैठे। उनकी विल पावर फैसले लेने में ही खत्म हो चुकी थी। विल पावर सच में खत्म हो जाती है? मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। नहीं, विल पावर एक बैटरी की तरह है।
जैसे जैसे आप दिन भर फैसले लेते हैं ये बैटरी ड्रेन होती जाती है और जब दिमाग थक जाता है तो वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो लॉजिक के बजाय इमोशंस के बेसिस पर फैसले लेने लगता है। अच्छा। जैसे कि कोर्टरूम की ही बात करें, सोचिए अगर किसी दर्दनाक केस में सीधे जज के सामने विक्टिम अपनी फीलिंग रो रो कर बताए तो क्या होगा? जज भी तो इंसान है, वो भी इमोशन में बह जाएंगे। बिल्कुल। जब दिमाग थका होता है तो इमोशंस में बहना बहुत आसान होता है। इसीलिए जस्टिस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोर्ट में सीधे इमोशंस नहीं रखे जाते। लॉयर्स के जरिए कड़े नियम और फैक्ट्स रखे जाते हैं ताकि इमोशंस को बाईपास किया जा सके। हाँ, ताकि थके हुए दिमाग से भी एक लॉजिकल और फेयर डिसीजन लिया जा सके। ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग एक बहुत ही शानदार मशीन है, लेकिन उसकी डिफॉल्ट सेटिंग काफी गड़बड़ है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने बहुत कुछ ऐसा जाना जो हमें एक कड़वा आईना दिखाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन असल में कई बार हम सिर्फ अपने बायसेस के गुलाम होते हैं। बिल्कुल। अगर हम वाकई अपनी कमजोरियों को जानना चाहते हैं और इस रोबोटिक सोच से बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, खुद को हमेशा सही समझने के भ्रम से बाहर आइए। अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को डिनर पर बुलाइए और उसे अपने फैसलों पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगिए। सही बात है। दूसरा, उन मार्केटिंग एड से बचें जो कहते हैं कि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि वो आपके लॉस अवर्जन के साथ खेल रहे हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी बात, इस सच को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। एक वक्त में एक ही काम पर ध्यान दीजिए। इन सब बातों को समझने के बाद ना, अगर हम आज की इस चर्चा को एक बड़ी पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने देखा कि हमारे ज्यादातर फैसले, चाहे वो हमारी पसंद नापसंद हो, हमारे दोस्त चुनने का तरीका हो या हमारी शॉपिंग हो, वो सब हमारी अपनी आजाद सोच का नतीजा नहीं है। वो तो मार्केटिंग की चालों, हमारी थकन, हमारे ईगो को बचाने की कोशिशों और उस पुराने झुंड की नकल करने वाले दिमाग का नतीजा है। राइट। तो ये सवाल उठता है कि अगर हमारी पूरी जिंदगी इन मेंटल कोडिंग्स और बायसेस के इशारों पर चल रही है तो असल में हम कौन हैं? अगर हर फैसला किसी न किसी मेंटल शॉर्टकट का नतीजा है तो क्या हमारी अपनी कोई आजाद सोच यानी कोई फ्री विल बची भी है, या हम वाकई सिर्फ एक एडवांस रोबोट है जो खुद को इंसान समझने के एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम में जी रहा है? वाह, ये थॉट सच में रातों की नींद उड़ा देने वाला है कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या बस एक ऐसा प्रोग्राम प्ले कर रहे हैं जो किसी और ने लिखा है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। अपनी सोच पर सवाल उठाते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।